अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, आपका स्क्रीन विजिबल है। पहले हम डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क्स को देख लेते हैं। अच्छा, ये दोनों जो फ्रेमवर्क्स है वो रिग्रेशन टेस्टिंग के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। तो रिग्रेशन टेस्टिंग का थोड़ा सा मैं बेसिक बता देती हूँ कि उसमें ये होता है कि जैसे हम कोड अपना जो लिख रहे होते हैं ना, अगर उसमें कोई और नई चीज ऐड कर रहे होते हैं, तो इसमें ये होता है कि हम एंटायर कोड को पुराने हिस्से को भी और नए हिस्से को भी चेक कर रहे होते हैं और मिला के भी चेक कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिग्रेशन टेस्टिंग का। अच्छा, अब इसमें टू टू काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स होते हैं। एक डेटा ड्रिवन होता है और एक कीवर्ड ड्रिवन होता है। पहले हम डेटा ड्रिवन को इन सेलेनियम को बेसिकली थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो बेसिकली डेटा ड्रिवन टेस्ट, पहली बात तो होते क्या है। तो इसमें ये होता है कि हम लोग अपने कोड को और अपने डेटा को सेपरेट आउट करते हैं। तो मतलब मेरी जो टेस्ट स्क्रिप्ट है और मेरा जो टेस्ट का जो डेटा इनपुट है वो बिल्कुल सेपरेट होगा। तो इसमें हमारे पास फायदा क्या होता है कि पहले तो कॉस्ट ऑफ एडिंग न्यू टेस्ट एंड चेंजिंग देम व्हेन योर बिजनेस रूल्स चेंज। अच्छा, बिल्फर जैसे कि बिजनेस ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट्स आ रही होती हैं। अच्छा ठीक है, ये चीज चेंज करनी है, वो चीज चेंज करनी है। इसमें ये होता है कि हम लोग को अगर अपना डेटा इनपुट चेंज करना होगा ना, तो उसमें ना हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें ऑब्वियसली हमारी एक तो कॉस्ट नहीं लग रही होगी इन केस हमें डेटा इनपुट, मतलब अगर हमारा डेटा और स्क्रिप्ट दोनों एक साथ होता तो उसमें हमारे ज्यादा कॉस्ट लगती, ज्यादा हमारे पास एनर्जी इनपुट होती। लेकिन अब चूंकि हमारे पास डेटा और टेस्ट दोनों ही डिफरेंट है, तो फिर अगर एक चीज हमें चेंज करनी होगी तो ज्यादा हमारे पास इतना कॉस्टली नहीं होगा वो। अच्छा, अब दूसरी चीज के दे हेल्प टू आइडेंटिफाई व्हाट डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेस्टेड बिहेवियर बाय सेपरेटिंग फर्स्ट क्लास सिनेरियो डेटा इनटू पैरामीटर्स इट बिकम्स क्लियर व्हाट मैटर्स मोस्ट टू द टेस्ट। दिस मेक्स इट इजी हाउ टू रिमेंबर हाउ समथिंग वर्क्स व्हेन डेवलपर्स नीड टू चेंज इट। अब बेसिकली इसमें यही हो रहा है कि इसमें हेल्प हमें इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई बेसिकली कि हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर टेस्टेड बिहेवियर। तो इससे हम लोग अपने सिनेरियोज भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ठीक है, ये हमारे पास डेटा इतने पैरामीटर्स में, तो हमारे पास क्लैरिटी आ जाती है कि अच्छा ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे कैसे। अच्छा, ये वाली चीज़ नहीं चल रही है तो फिर उसको हम फर्दर ऑन क्लैरिफाई मॉड्यूल्स में करके टेस्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम सिलेनियम में देखें तो ये चीज़ होती कैसे है। तो इसमें ये हो रहा होता है कि हम अपने टेस्ट केस को ऐसे ड्राइव कर रहे होते हैं कि हम एक्सटर्नल डेटा फीड कर रहे होते हैं। वो जो एक्सटर्नल डेटा होता है वो यूजुअली एक्सेल फाइल्स में होता है, जिसकी ये हमारे पास क्या कहते हैं, फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। उसका थोड़ा सा ये एक तरीके से चार्ट है कि टेस्ट डेटा हम लोग टेस्ट स्क्रिप्ट को देते हैं और फिर एप्लीकेशन अंडर टेस्ट जो होती है हमारे पास, मतलब टेस्ट स्क्रिप्ट जाती है हमारे पास एप्लीकेशन अंडर टेस्ट पे। और जो एक्चुअल आउटपुट होता है हमारे पास टेस्ट स्क्रिप्ट से कंपेयर होकर एक्सपेक्टेड आउटपुट। अच्छा, टेस्ट डेटा में हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑलरेडी मौजूद है और फिर यहाँ से हमारे पास एक्चुअल आउटपुट आ रहा होता है। तो फिर हम लोग टेस्ट स्क्रिप्ट में भी ये देख रहे होते हैं एक मरतबा कि अच्छा ठीक है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल से बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली हम उस चीज़ को फ्लैग कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, ये गलत है। और उसको फिर हम फर्दर डाउन डाउन द लाइन टेस्ट स्क्रिप्ट को या फिर एप्लीकेशन को चेंज कर रहे होंगे। अच्छा, it is a technique of separating the data set from the actual test case code. Since the test case is separated from the dataset, one can easily modify the test case of a particular functionality without making changes to the code. तो ये एक्चुअल सिनेरियो होता है इसमें। If one has to modify the code for login functionality, अच्छा एग्जांपल है हमारे पास कि अगर मुझे सिर्फ लॉगिन फंक्शनैलिटी का कोड चेंज करना होगा तो वो सिर्फ लॉगिन फंक्शनैलिटी का कोड चेंज करेंगे रादर देन कि और कोई इसका जो फीचर होगा उस पर जो डिपेंडेंट होगा वो हम चेंज कर रहे हो। One can easily increase the number of test parameters by adding more username password fields to Excel files. अच्छा, अब जैसे इस केस में हमने देखा है कि जी टेस्ट डेटा हम टेस्ट स्क्रिप्ट को दे रहे होते हैं और जो हमारे पास टेस्ट डेटा का जो फॉर्मेट होता है वो यूजुअली एक एक्सेल फाइल होती है। और अगर बिलफर्ज मैं लॉगिन पेज की एग्जांपल की बात कर रही हूँ कि मुझे लॉगिन पेज को टेस्ट करना है, तो लॉगिन पेज मेरे पास एक टेस्ट स्क्रिप्ट में मौजूद होगा और मैं टेस्ट डेटा में बहुत सारे उसमें ऐड कर सकती हूँ ना, आप आपके यूजर नेम और पासवर्ड चेक करने के लिए। तो इसमें ये चीज़ ही बताई गई है कि ये बिल्कुल सेपरेट आउट हो चुके हैं, तो उसमें हमें मसला नहीं होता। अब ये एक एग्जांपल है हमारे पास। अब ये थोड़ा सा इन डेप्थ एग्जांपल है, इसको शायद मैं क्या कहते हैं, इसी
आर्टिकल के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं इसका कोई सच प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा सकती फिलहाल। तो सेलेनियम के थ्रू इसमें पूरा बताया गया है कि कैसे हम लोग पहले तो अपना जो डेटा है, जो एक्सेल फाइल की शीट है, क्योंकि सेलेनियम आई थिंक सपोर्ट नहीं करता, तो हमें एक अपाची पीओआई यूज करना होगा कि वो कोई सा भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डॉक्यूमेंट रीड करे, क्योंकि हमारे पास एक्सेल फाइल की हम बात कर रहे हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें अपाची पीओआई हमें हेल्प करता है ताकि वो फाइल्स को रीड करे, और फिर वो जो उसकी जो कंटेंट है, जो उसका डेटा है, वो एक्सपोर्ट करे टू सेलेनियम। तो इसमें तो पहले इसने कहा है कि आप अपाची पीओआई पहले आप डाउनलोड करें, और उसने पूरे लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा टास्क है, तो टास्क जो है वो बेसिकली हमें जितनी भी चीज़ें टेस्ट आउट करनी है अपनी अपने टेस्ट स्क्रिप्ट में जो डालनी है बेसिकली, वो सारी हमने अपने पूरे एक्सेल फाइल में लिख दी है। अब जैसे यहाँ पे अगर देखें, तो एक तो यूजर नेम और एक पासवर्ड है, तो दिस इज वेरी एविडेंट कि मैं एक लॉगिन पेज चेक कर रही हूँ। तो लॉगिन पेज के लिए मैंने बहुत सारी यूजर नेम जो बहुत सारे पासवर्ड लिस्ट आउट कर दिया। अच्छा, फिर इसमें the target is to enter all this combination of user and password into the browser stack sign in page as shown below। अच्छा, ये हमारे पास एक लॉगिन पेज है जो हमारे पास बेसिकली एप्लीकेशन जो हमें टेस्ट आउट करनी है, तो वो एक हमें लॉगिन पेज टेस्ट करना है। अच्छा, फिर हमने एक कोड स्निपेट लिखा। अब जो कोड स्निपेट जो हम लोग ये लिख रहे हैं ना, वो हमारे पास है टेस्ट स्क्रिप्ट। अच्छा, अब ये टेस्ट स्क्रिप्ट हमारे पास एक्लिप्स की आईडीई में ही लिखी जाएगी, क्योंकि यही हमारा कॉन्फ़िगर्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं। और उसमें हमने एक बेसिकली एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, एक्लिप्स आईडीई खोला, उसमें प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, और उसमें सारी डिपेंडेंसीज ऐड कर ली। जैसे टेस्ट एन जी बहुत ज़रूरी होता है फॉर सेलेनियम टेस्टिंग, और सेलेनियम को ही ऐड कर लिया, और अपाची पीओआई, क्योंकि हमने ये बात डिस्कस करी थी कि अपाची पीओआई इज़ यूज फॉर कि हम चीज़ों को टेस्ट कर पाए, ताकि वो जो एक्सेल फाइल से हमारा डेटा आएगा वो सेलेनियम के में कैसे जाएगा, वो अपाची पीओवाई के थ्रू जाएगा। अब इसमें कोड स्निपेट में इसने एक क्लास फाइल के बेसिकली कोड स्निपेट दिखा दिया कि फंक्शनैलिटी को जो राइट करना होगा वो इस फाइल में ऐसे करना होगा। तो ये फर्दर ऑन हमारे पास पूरा कोड है। अब अच्छा, इसमें इन्होंने बताया हुआ है इन दी अबव कोड देयर इज अ टेस्ट डेटा example method in which the user has created an object instance for another class named read excel file. The user has mentioned the path to the excel file. The user has further defined for a for loop to retrieve the text from the Excel work। अच्छा, यहाँ पे for loop हमने इसलिए लगाया क्योंकि ऑब्वियसली आप एक्सेल फाइल जब पढ़ रहे होंगे, अगर हम for loop नहीं लगाए तो वो पहली रो पढ़ के खत्म कर लेगा। अगर हम for loop लगाएंगे तो वो मजीद और for loop में चल चल के मजीद रोज को पढ़ेगा, एंड जितने भी हमने डेटा इनपुट किए हुए होंगे उतना पढ़ेगा। बट टू फेच डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल वन नीड्स टू राइट अ क्लास फॉर द सेम। अच्छा, अब ये जो क्लास टेस्ट डेटा एग्जांपल है हमारे पास, इसमें रीड एक्सेल फाइल की इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन करी है। पहले तो न्यू फाइल बना ली, एंड इंट रॉज के कितनी रॉज है हमारे पास वो काउंट कर लिया, और फिर उस हिसाब से हमने रॉस का एक पूरा फंक्शन चलाया है, और उतना वो सॉरी उतना वो कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो डेटा रीड करता है और वो इनपुट कर रहा होता है पीछे से टू द इंटेंडेड टेस्ट स्क्रिप्ट। अच्छा, in the code above, the user has used Apache POI libraries to fetch the data from the Excel file. Next, it will point to the data present in the Excel file and then enter the relevant username and password to sign in the sign in page। सही है। इसमें बेसिकली यहाँ पे जो हो रहा होगा, वो हम लोग अपाची पीओआई का यूज कर रहे होंगे, और जो हमने डेटा अभी फेच किया है वो अपाची पीओआई के थ्रू, अपाची पीओआई एक तरीके से एक मैसेंजर समझ लें, जो कि सेलेनियम को बेसिकली हैंड ओवर कर रहा होगा सारा डेटा जो अभी हमने एक्सट्रैक्ट आउट करा है अपने एक्सेल फाइल से, और वो डायरेक्ट जाके यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट हो रहा होगा हमारे साइन इन पेज पे। अच्छा, अब इसमें एडवांटेजेस क्या हो रही है हमारे पास। एक तो अलाउस टेस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन विद मल्टीपल सेट्स ऑफ डेटा। अब ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही इनपुट कर रही हूँ एक एक करके, अब मैनुअल टेस्टिंग कर रही होती है ना मैं इसमें, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग के तो उसमें सबसे बड़ा फायदा यही है कि ऑब्वियसली मैंने एक स्क्रिप्ट लिख दी है टेस्ट डेटा की, एक टेस्ट स्क्रिप्ट लिख दी है, और वो फॉरन फॉरन मतलब टेस्टिंग हो रही है। मतलब अगर ये मेरा 5 मिनट में अगर मैं सिर्फ एक डेटा सेट एक डेटा पे कर पाती, तो ऑटोमेशन के जरिए मैं 5 मिनट में एटलीस्ट 500 टेस्ट केसेस तो कर सकती हूँ। अच्छा, अब रिग्रेशन टेस्टिंग का ये कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास कि अगर हम कोई छोटी सी भी
चीज में चेंजेस करें तो हमें पूरा का पूरा चेक करना होता है, हर चीज, हर मॉड्यूल। तो अगर मैं खुद से करने बैठूं मैनुअली तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसमें फायदा ये हो रहा है कि रिग्रेशन टेस्टिंग हमारी इसमें मल्टीपल सेट्स ऑफ डेटा पे हो रही है, क्योंकि हमने ये डेटा ड्रिवन टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज किया हुआ है। अच्छा, सेपरेट टेस्ट केस फ्रॉम द एग्जीक्यूटेबल टेस्ट स्क्रिप्ट, ये हमने देख लिया। allows reusing of actions and functions in different tests, generates test data automatically. This is helpful with large volume of random test data which are necessary. अच्छा, इसमें ये बताया हुआ है बेसिकली लार्ज, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ हमारे पास रैंडम टेस्ट केसेस होते हैं तो उसमें ये टेस्ट डेटा जनरेशन में भी हेल्प करता है, और फिर ऑब्वियसली टेस्टिंग में भी काफ़ी, क्योंकि जल्दी हो जाती है। अगर उसको मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ एक्सटेंसिव कोड आर फ्लेक्सिबल एंड इजी टू मेंटेन। अगर हम देखें तो बेसिक्स अगर कॉन्सेप्ट भी हम लोग बिल्कुल शुरू में जाके पढ़े ना, जो हमें यूजुअली सीएस में पढ़ाया गया होता है, अगर यहाँ पे कोई सीएस का स्टूडेंट है, अगर नहीं भी है दैट डजंट मैटर। लेकिन हम लोग जब क्लीन कोड या एफिशिएंट कोडिंग की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम ये चाह रहे होते हैं कि हम सारे मॉड्यूल्स को ना सेपरेटली करें, ताकि और ना उसमें डिपेंडेंसी कम हो। हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि हमारा कोड ऐसा हो, और अगर हमारा कोड ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट होता तो हमारे पास ज्यादा आसानी होती है कि हम जिसमें टेस्टिंग करें ना, तो हमें पता चल जाता है वैसे ठीक है इसी मॉड्यूल में गलती है, तो उस मॉड्यूल को हम आइसोलेट कर लें और उसमें हम डिबगिंग कर लें आसानी से। तो ये चीज, इस चीज को ये फ्रेमवर्क इस चीज को बहुत फॉलो करता है, और ये मैं समझती हूँ कि आइडियल केस सिनेरियो है। लेट्स डेवलपर्स एंड टेस्टर सेपरेट द लॉजिक ऑफ द टेस्ट केस फ्रॉम द टेस्ट डेटा। अब जैसे मैंने बात की कि मल्टीपल मॉड्यूल से एक मॉड्यूल नहीं चल रहा, तो डेवलपर के लिए आसान होगा या टेस्टर के लिए भी, अगर उसको, अगर ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो रही है और टेस्टर को पता है कि कोड में पीछे क्या चल रहा है, तो ये डेवलपर और टेस्टर दोनों के लिए आसान होगा कि अच्छा ठीक है ये चीज़ नहीं चल रही है, तो ये मैं फ्लैग कर देता हूँ, डेवलपर इसको सही कर देगा या मैं इसको सही कर दूंगा। अच्छा, अलाउस एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस सेवरल टाइम्स व्हिच हेल्प्स टू रिड्यूस टेस्ट केसेस एंड स्क्रिप्ट। अब जाहिर सी बात है कि इसको मैं बार बार भी चला सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार चला गया अच्छा ठीक है, बाद में कूल डाउन प्रोसेस चल रहा है, नहीं, में कोई मसला नहीं है। इट डज नॉट लेट चेंजेस इन द टेस्ट स्क्रिप्ट अफेक्ट द टेस्ट डेटा। अच्छा, ये भी है कि बिलफर्स मैंने टेस्ट स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस करी हैं तो मेरा टेस्ट डेटा इसमें भी कोई कमोबेश नहीं आ रही है। अगर मैं टेस्ट स्क्रिप्ट में कोई फंक्शनैलिटी में चेंजेस करती हैं कि कुछ आगे पीछे कर दिया, लेकिन मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि मेरा जो टेस्ट डेटा है उसमें मुझे चेंजेस करने होंगे। हाँ, अलबत्ता ऐसा है कि अगर मैंने लॉग इन पेज की जगह साइन अप पेज की मैं बात कर लेती हूँ, और साइन अप पेज में मैंने बिलफर्स यूजर नेम पासवर्ड के अलावा मैंने नेम नहीं डाला था, लेकिन अब मैंने नेम डाल दिया, तो तब मेरे टेस्ट डेटा पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये मैं समझती हूँ सिनेरियो टू सिनेरियो बेसिस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम एक छोटा सा और टॉपिक देख लेते हैं पैरामीटराइजेशन का, कि पैरामीटराइजेशन सेलेनियम में होती क्या है। तो पहले तो हमें पता है कि सेलेनियम एक हेल्पफुल टूल है जो कि बेसिकली क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग या वेब बेस्ड टेस्टिंग में हमारे चीज़ें ऑटोमेट कर देता है, क्योंकि अगर हम इसको मैनुअली करेंगे तो ये बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, पैरामीटराइजेशन सेलेनियम में अगर हम देखें तो इट रेफर्स टू पासिंग डिफरेंट वैल्यूज और डेटा टू टेस्ट स्क्रिप्ट्स और मेथड्स एट रन टाइम। अब ये चीज क्या है जो मैंने अभी इतनी देर से मैं डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क में बात कर रही थी कि जी मैं टेस्ट डेटा दूंगी टेस्ट स्क्रिप्ट को। तो ये बेसिकली पैरामीटराइजेशन होती है कि मैं एक डेटा पास कर रही हूँ टू सम टेस्ट स्क्रिप्ट या मेथड्स या कोई फंक्शंस एट रन टाइम। ठीक है, रन टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। इट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट द सेम टेस्ट केसेस मल्टीपल टाइम्स विद वेरिंग इनपुट वैल्यूज। अच्छा, अब इसमें सेम टेस्ट केसेस, जैसे कि मैंने अब इसको मैं डेटा डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क से ही कंपेयर कर सकती हूँ कि जैसे डेटा ड्रिवन जो फ्रेमवर्क था वो मुझे अलाउ कर रहा था कि मैं मल्टीपल टेस्ट केसेस, नहीं, सेम टेस्ट केस को मल्टीपल टाइम्स विथ मल्टीपल टेस्ट डेटा टेस्ट कर सकती थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि ये चीज मैं कर पा रही थी, इस कॉन्सेप्ट का बेसिकली नाम है पैरामीटराइजेशन। अब इसमें खुद भी हमने डेटा ड्रिवन टेस्टिंग की ही एक एग्जांपल दी गई है कि हम इसको अचीव कैसे कर रहे हैं पैरामीटराइजेशन को। तो उसमें है कि दिस अप्रोच इन्वॉल्व स्टोरिंग टेस्ट डेटा इन एक्सटर्नल फाइल्स एंड रीडिंग द डेटा फ्रॉम दिस फाइल्स ड्यूरिंग टेस्ट execution. We can use libraries such as CSV, Open PyExcel, or JSON and Python
टू हैंडल द, अच्छा ये पाइथन बेस्ड टेस्टिंग है, वहाँ पे हम वहाँ पे हम क्योंकि डिफरेंट टूल्स यूज कर रहे थे, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर पाइथन से ही करना है आपको विदाउट एनी, आई थिंक एक टेस्ट फ्रेमवर्क, तो मैं नाम बोलूँ उसका, जे यूनिट को। हाँ, जे यूनिट का अगर नहीं यूज करना है और आपको यूजुअली लाइक जेसॉन या सीएसवी फाइल को डायरेक्ट करना है रादर देन कि हम अपाचे पीओए से करें, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और हाँ, इसमें सिंपली हमने सीएसवी इंपोर्ट कर लिया सिलेनियम का वेब ड्राइवर। अच्छा, ये वेब ड्राइवर वाला तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। वेब ड्राइवर से अगर हम कर रहे हैं तो हम सिंपली, हमने पहले तो ऑब्वियसली फाइल को रीड कर लिया, उसमें सारी यूजर ने पासवर्ड, अच्छा ये भी एक लॉगिन पेज को हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसने यूजर ने पासवर्ड को सेव कर लिया है, और यहाँ पे वेब ड्राइवर को इनिशियलाइज करवा दिया है, और फिर हाँ, इसने यहाँ पे वेब ड्राइवर से पहले तो आपके यूआरएल भेजा कि जहाँ जो मेरा यूआरएल होगा बेसिकली लॉगिन पेज का, और यूजर नेम पासवर्ड वहां से सेंड कर दिया, सेंड कीज यूजर नेम पासवर्ड, और बेसिकली टेस्ट करके आपको रिजल्ट्स दे देगा। अच्छा, यूजिंग टेस्ट फ्रेमवर्क्स, अच्छा टेस्ट फ्रेमवर्क्स भी अलग अलग होते हैं कि पाई टेस्ट और यूनिट टेस्ट। ये चीज आई थिंक सर फहद ने डिस्कस करी थी इनिशियल ऑफ दिस कोर्स, पाई टेस्ट का उन्होंने कुछ दिखाया था। तो ये फीचर्स भी हम लेवरेज कर सकते हैं, तो उसमें भी यही हो रहा है। अच्छा, ऊपर वाली एग्जांपल में भी जो मैंने दिखाया है कि जी उसने एक फाइल से डेटा रीड करा, और उसने वेब ड्राइवर ने बेसिकली वो वाली सारी जितनी भी हमारे पास एक्सेल या सीएसवी फाइल्स में जो भी डेटा था वो सेंड किया। तो जो सेंडिंग का जो प्रोसेस है वो पैरामीटराइजेशन है। अब यहाँ पे भी यही चीज हो रही है एक तरीके से, कि इसमें भी अच्छा वेब ड्राइवर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसमें पाइटेस्ट का एक फ्रेमवर्क है जो कि चीज़ों को बहुत बेसिक कर रहा है, कि मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया कि अच्छा ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी है टेस्ट, और उसका ना, ये एक तरीके से मैं समझती हूँ कि इसको अगर आप विजुअल अपने माइंड में विजुलाइज करना चाहे ना, तो मैं एक तरीके से एक डिक्शनरी बना रही हूँ यूजर नेम और पासवर्ड की, और मैं बहुत सारे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड लिस्ट डाउन कर रही हूँ, सही है। और वो मैंने उसको पास डाउन कर दिया। इट्स वेरी सिमिलर टू दिस, बस इसमें ये है कि ये फॉर लूप आई गेस चलता रहेगा, हाँ ये फॉर लूप के विदिन है ना, तो ये फॉर लूप चलता रहेगा, और ये फॉर लूप का पूरा कोड बार बार चलता रहेगा। तो इसमें ये है कि हमने एक तरीके से एक डिक्शनरी बना लिया, हमने उसको पास डाउन कर दिया, और ये सब में चलेगा। और ये मतलब ये एक तरीके से पाई टेस्ट हमारे पास वो है, एक लाइब्रेरी है जो कि आसानी पैदा कर रही है हमारे लिए, रादर देन कि हम फॉर लूप चलाएं, क्योंकि ये फॉर लूप वापस बार बार चलाना एक तरीके से एफिशिएंट कोडिंग नहीं कहलाएगी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास। मैं एग्जाम्पल पे खैर फिलहाल नहीं जाऊंगी, एक मिनट। अच्छा, अब हम कीवर्ड ड्रिवन पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास सेकंड फ्रेमवर्क है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, अच्छा तो कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क है क्या? द कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन कीवर्ड्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द फंक्शनैलिटी, टेक इन पैरामीटर्स एंड थ्रो द रेलेवेंट आउटपुट। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, ये ना चीज ज्यादा एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगी। मैं भी इसको पढ़ रही थी ना, मुझे शुरू में इंग्लिश से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने एग्जांपल देखी तो मुझे समझ में आया। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा होता है कि बेसिकली अगर मैं बहुत बेसिक टर्म से बताऊं, तो जो टेस्टर होता है वो सिर्फ कीवर्ड भेजता है। कीवर्ड से मुराद है कि जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं ना पाइथन में, तो हम पाइथन का फंक्शन का कोई नाम लिखते हैं, जैसे डेफ गिव इनपुट, सही है, हम तो पूरी पूरी फंक्शनैलिटी लिख रहे होते हैं। तो पहले इसमें क्या होता है कि पहले हम एक फाइल जनरेट करते हैं जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हुए होते हैं, कीवर्ड से मुराद है फंक्शन नेम्स, ठीक है। एक फाइल हम लोग ये मेंशन कर रहे होते हैं, और उसमें ना एक पैरामीटर्स भी मेंशन्ड होते हैं। और फिर एक अलग से फाइल होती है जिसमें हमारे पास सारी फंक्शंस की डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है। मतलब एक फाइल है जिसमें हम सिर्फ फंक्शंस का नेम मेंशन कर रहे हैं, और दूसरी फाइल है जिसमें हमारी सारी फंक्शंस की फंक्शनैलिटी भी मौजूद है, और उस हिसाब से पूरी चीज चल रही होती है। तो when the code has to cover a lot of functionality, it might need repetitive writing for some sections. Thus, keywords are written to extract the complexity of the code. अच्छा, अब इसमें इस तरीके से इसको ये भी देखा जा सकता है कि टेस्टर को जरूरत नहीं है कि वो
अच्छा मानो आपको कोई सवाल है। जी मैम, मैं यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ कि ये कीवर्ड जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हैं, तो जिस तरह हम पाइथन में देखते हैं कि डिफरेंट हम फंक्शंस को यूज करते हैं, जैसे ऐड का या सम का फंक्शन यूज करते हैं, तो हम पूरा वो फंक्शन या उसकी पूरी पीछे से फंक्शनैलिटी नहीं लिखते। हम सिर्फ उस कीवर्ड को कॉल करते हैं और वो पूरा फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। हाँ, एक ये तरीके इसी से तरह ही इसको काम करता है। काइंड ऑफ तरीके से काम करता है। ओके। देखिए, इसका मैं अगर एग्जांपल पे जाऊं तो पहले उन्होंने ये तो खैर डिपेंडेंसीज वगैरह लिखी है उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने जैसे ये मेंशन किया है ना कि स्टेप्स वाइज बताया हुआ है, और उन सारे स्टेप्स का ना सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है और ये कीवर्ड है। अगर हम कीवर्ड को देखें ना तो दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट आवर फंक्शन नेम्स आर। तो बेसिकली जो टेस्टर होता है वो सिर्फ कीवर्ड्स दे रहा होता है, और फिर इस कीवर्ड के पीछे फंक्शंस होते हैं। ये मैं इसके उसके ऊपर आऊंगी तो मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन हाँ बेसिक तो यहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अच्छा। हम्म, हाँ। तो कहाँ थी मैं? अच्छा, अब इसमें जो एब्स्ट्रैक्शन वाली बात है ना इसमें, अब जैसे कि मानू ने भी मेंशन किया है कि जैसे हम ऐड का फंक्शन लिखते हैं, हमें पीछे तो नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होता है, चलो ठीक है इसमें मैं ऐड का फंक्शन अगर चला रही तो बेसिकली ये दो नंबर को ऐड करेगा। अब पीछे फंक्शनैलिटी क्या है, दैट इज नॉट माई कंसर्न। तो जितना मुझे इससे समझ में आ रहा था वो ये भी था कि जो टेस्टर होगा उसके लिए फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन वुड बी एक्सट्रैक्ट। मतलब उस फंक्शन में क्या पीछे हो रहा है वो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन होगी, जिसको मैं एक तरीके से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के तौर भी ले सकती हूँ। क्योंकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में भी टेस्टर को नहीं पता होता कि पीछे क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। टेस्टर को बस ये पता होता है कि मुझे ये चीज़ यूज करनी है, दैट इज द ओनली थिंग आई नो, और फिर मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड देन मेरा फंक्शन पीछे से चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा होगा तो मैं फ्लैग कर दूंगा, अच्छा ठीक है ये फंक्शन नहीं चल रहा। तो एक तरीके से इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। तो the operation of methods are written separately from the script as keywords. These keywords placed in an external file, Excel sheet, are called using the code. This enables the testers to keep each of the functionality separate. तो अब जैसा कि हमने नीचे यहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं वो बेसिकली हमने एक उसमें एक्सेल फाइल में स्टोर किए हुए होते हैं, और इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो एक अलग फाइल में स्टोर होती है। अच्छा। The steps of each test case are represented using keywords, and each keyword is associated with relevant parameters. अच्छा, हर कीवर्ड जैसे एक फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं वो उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, और फिर हर टेस्ट केस का, और हर टेस्ट केस, अच्छा हाँ इसमें जो स्टेप्स भी है ना, इसमें स्टेप वाइज टेस्ट केस, इसमें स्टेप वाइज फंक्शनलिटीज बनी हुई है एक तरीके से, कि स्टेप वन है तो ओपन ब्राउजर, और फिर ओपन ब्राउजर का एक कीवर्ड है और उस कीवर्ड के पीछे भी एक फंक्शनैलिटी होगी, तो उन्होंने मल्टीपल फंक्शंस यूज करे हुए होंगे उसके में पीछे, या जो भी लॉजिक लगी हुई होगी। अच्छा। um, Testers can create and modify test cases without dealing with the underlying automation code, making the process more user friendly. एक तरीके से, अब जाहिर सी बात है उसको कोड से डील ही नहीं करना, तो टेस्टर्स के लिए बहुत यूजर फ्रेंडली हो जाएगा, या अगर बहुत ही कोई जूनियर भी है तो उसके लिए बहुत ही बेसिक सा यूजर फ्रेंडली सी चीज हो जाएगी, कि उसको बस ये कीवर्ड डालना है और फंक्शनैलिटी पीछे से चल रही होगी। और स्टेप वाइज कीवर्ड्स होते हैं, मतलब हर टेस्ट केस का एक कीवर्ड होगा। अच्छा, टेस्ट कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क has all operations and instructions in an external Excel file. अच्छा, even though the process is simple, the structure approaches follow to perform. अच्छा, the automation script will read the instructions or test input data from the Excel file. अच्छा, ये कीवर्ड लाइब्रेरी है हमारे पास, जो कि हमारे पास थी एक्सेल फाइल में हमारे पास डिस्क्रिप्शन स्टेप लिखे हुए होते हैं, सारी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है और सारे कीवर्ड्स लिखे हुए होते हैं। तो वो कीवर्ड्स एज अ टेस्ट इनपुट जाती है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में हमारे पास द इनपुट डेटा इज एंटर्ड इनटू द एप्लीकेशन अंडर टेस्ट। अच्छा,
यहाँ पे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट पे हमारे पास बेसिकली जो फंक्शनैलिटी होगी वो हमारे पास उठकर एप्लीकेशन अंडर टेस्ट पे जाएगी, जो कि हमारे पास बेसिकली जो भी एप्लीकेशन जिसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं उस पर वो फंक्शनैलिटी अप्लाई होगी। और जो आउटपुट डेटा होगा वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट पे आएगा, और फिर फर्दर ऑन जाके फिर वो कीवर्ड लाइब्रेरी में ही सेव हो रहा होगा। व्हाट इज अच्छा, ये तो हमने देख लिया। इट्स अ टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क दैट abstracts the technical details of the test implementation, allows testers to create and manage tests using a more user-friendly and business-oriented language। अगर हम इसको देखें तो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज की जो बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से सही बोल रहा है, क्योंकि अगर मैं देखूं अपने पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर मुझे जैसे फंक्शनैलिटी से अपना कोई ताल्लुकात नहीं रखने, मुझे नहीं देखना कि फंक्शनैलिटी पीछे क्या हो रही है, या अगर कोई बिजनेस पर्सन है जिसको बिल्कुल भी फंक्शनैलिटी का कोई उससे कोई गर्ज ही नहीं है, तो उसके लिए भी ये समझना बहुत आसान है। Tests are represented using a sequence of keywords where each keyword corresponds to a specific action or operation to be performed on the application under test. These keywords are defined in a library or repository, and testers use them to create test cases by combining keywords in a meaningful sequence. और ये सीक्वेंस में ही होते हैं, मतलब ये आउट ऑफ सीक्वेंस ही होने चाहिए। अच्छा, क्यों परफॉर्म करनी चाहिए? क्योंकि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल स्टेक होल्डर्स इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर पाएंगे। अब बहुत से जैसे बिजनेस पर्सन्स भी होते हैं जिनको इतना कोडिंग के बारे में नहीं पता, तो वो काफी अच्छे तरीके से इसमें भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर मैं डेटा ड्रिवन की बात करूँ, तो डेटा ड्रिवन में टेस्ट डेटा पे तो चलो फिर भी बिजनेस पर्सन कुछ कह सकता है, लेकिन टेस्ट स्क्रिप्ट में आके वो फिर कहेगा कि नहीं, मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा कि आपने पाइथन में क्या लिखा है, तो फिर ये एक बैरियर सा क्रिएट हो जाता है। लेकिन इस केस में क्योंकि स्टेप्स पे पूरे डिफाइंड होते हैं, और पे कीवर्ड्स के की बेसिस पे पता भी चल जाता है कि वो क्या रहा है। तो ये चीज बहुत ना हेल्प कर रही होती है कि अच्छा ठीक है कि बहुत दोनों एक दूसरे से कन्वर्ट कर पाएंगे एक तरीके से। अच्छा, मॉडिफाइंग और अपडेटिंग टेस्ट ऑफन इन्वॉल्व्स चेंजिंग द कीवर्ड डेफिनेशंस और पैरामीटर्स रादर देन रीराइटिंग एंटायर स्क्रिप्ट्स। अच्छा, ये भी है कि कीवर्ड डेफिनेशंस या फिर पैरामीटर्स सब चेंज करने होंगे, रादर देन कि मैं टेस्ट स्क्रिप्ट या इसकी पूरी इंटायर फंक्शनैलिटी को चेंज कर रही हूँ। Test cases can be developed more quickly using predefined keywords as they encapsulate complex automation logic. And high level keywords में, खैर ये तो बेसिक हमें समझ में आ ही गया है कि कैसे हेल्पफुल होगा। अच्छा, अब ये होती कैसे? ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो सेलेनियम से कि वे टेस्ट एनजी और जे यूनिट can be combined with a test with testing frameworks like TestNG or JUnit to create a keyword driven testing framework. You can define keywords as methods and use annotations or configuration files to map keywords to the actual text actions. सही है। अब अब मैं हम कंपैरिजन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा नहीं, सॉरी, ये कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन बाद में देखते हैं। नवंबर मैं ना इस पे एग्जाम्पल पे ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो इससे समझ में आ जाएगा। अच्छा, हम सेलेनियम वेब ड्राइवर का देख लेते हैं कि हम उसको सेलेनियम में कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो पहले तो उन्होंने बता दिया कि जी ब्राउजर ओपन कर ले, साइन इन का बटन, एंटर यूजर नेम पासवर्ड, ये वो, वैलिडेट होम पेज। ये आई थिंक एंड टू एंड फ्लो वेब एप्लीकेशन। अच्छा, वेब एप्लीकेशन का बताया बारों ने। अच्छा, फिर हमने एक्लिप्स को विद सेलेनियम कॉन्फ़िगर कर लिया। एक्लिप्स हमारे पास जो आईडीई थी, जो हमने पहले भी इसकी बात करी थी। अच्छा, उसमें हमने एक मेवन प्रोजेक्ट बना लिया और उसमें हमने डिपेंडेंसीज ऐड कर ली अपनी सारी, जो कि हमें चाहिए थी फॉर द सेलेनियम प्रोजेक्ट। एंड एक्सेल शीट हैंडलिंग। अब इसमें भी एक्सेल शीट की हैंडलिंग हो रही है, और हमें पहले भी देखा था कि जब हम लोग टेस्ट एनजी या फिर जे यूनिट हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक मसला आता है कि लाइक एक्सेल शीट को डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता, राइट? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपाची का, आई गेस यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, अपाची का पीओआई ही यूज हो रहा होगा फॉर दैट पर्पसेस, और फिर हम लोग उसको फर्दर ऑन यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सारे बेसिकली हमने सारी डिपेंडेंसीज ऐड करी हैं। सिंपल एज दैट। अच्छा, टू डिजाइन अ कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क फर्स्ट आइडेंटिफाई ऑल द एक्शंस टू बी परफॉर्म फॉर ऑटोमेटेड टेस्टिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। अच्छा, हमारे पास अब
हमने पहले तो स्टेप्स डिफाइन कर लिया। अब जैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है कि मुझे साइन इन पेज को टेस्ट करना है। तो साइन इन पेज को टेस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं? अब इसमें लिखा हुआ है कि ब्राउजर पहले ओपन हो, फिर मैं यूआरएल पे नेविगेट करूँ, फिर मैं ईमेल एंटर करूँ, फिर मैं पासवर्ड एंटर करूँ, फिर मैं साइन इन का बटन दबाऊँ, फिर मैं लॉग आउट का बटन दबाऊँ, और फिर मैं ब्राउजर को क्लोज कर दूँ। मतलब साइन इन करके, लॉग आउट करके, ब्राउजर को बंद करके, ये पूरा एक सिनेरियो बन गया मेरे पास, एक टेस्ट केस बन गया, राइट? लाइक इंटायर टेस्ट केस, और उसको मैंने चंक्स में तोड़ दिया, मैंने उसको स्टेप्स में तोड़ दिया। एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क में, कि हमें पूरा अपना ओवरऑल टेस्ट केस पता हो। बेशक हमारे पास टेस्ट पूरा बना भी नहीं हो, बट हमें स्टेप्स पता हो। ये बहुत जरूरी होता है, क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। वंस और एक्शंस आर डिफाइंड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू, अच्छा हमने एक्सेल शीट में, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसको एक्सेल शीट में लिखते हैं। अच्छा, स्टेप 3 है कि वंस ऑल कीवर्ड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लेस द एक्सेल शीट एंड द प्रोजेक्ट पैकेज। अच्छा, प्रोजेक्ट पैकेज की जो बात हो रही है वो यहाँ पे हमने जो एक्लिप्स का जो हमारे पास आईडीई है वो हमें इंपोर्ट करना होगा अपने प्रोजेक्ट पैकेज में। एक प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था बेसिकली एक्लिप्स आईडीई में, तो वहां पे जाके हमने अपने एक्सेल डेटा में करके अपनी अपनी फाइल सेव करवा दी, जो कि ये है, इसका नाम है डेमो फाइल डॉट एक्सएलएस। उसके बाद मैम आप इसको कवर करवा लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना रिग्रेशन का, तो उसमें ये जो सारी चीज़ें हैं ना उसमें भी कवर हो जाती हैं, उसके एग्जाम्पल में भी, क्योंकि हम उसमें जब एक साइट देखेंगे ना तो हम्म। उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर अच्छा ये है। सारी टेक्निक्स और मॉड्यूल्स यूज होते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर मैं ना थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। मैं इतना डीप में नहीं जाती हूँ कि आप कवर करने वाली है इसको। तो उसमें बेसिकली इन्होंने बस ये बताया हुआ है कि इस फाइल को इंपोर्ट करना है, एंड स्ट्रक्चर वगैरह का बताया हुआ है कि पैकेज स्ट्रक्चर का आप ध्यान रखिएगा, ये वो। और उन्होंने स्क्रीनशॉट्स के जरिए बताया हुआ है। अच्छा, अब इसमें ये है कि एक तो एक और पैकेज बनाया है यूटिलिटी का, और उसमें कॉन्स्टेंट्स वगैरह बताया है कि जी कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स होंगे। यूआरएल कॉन्स्टेंट होगा, फाइल पाथ कॉन्स्टेंट होगा, और एक्सेल डेटा जहाँ से मुझे निकालना है वो कॉन्स्टेंट होगा। सही है। अब ये एक्शन कीवर्ड्स हैं। अब ये वाली जो फाइल होगी ना बेसिकली, ये एक तरीके से मिडल मैन की तरह भी एक्ट कर रही होगी। तो इसमें हम सारे वो वाले वर्ड्स लिखेंगे जो हमारे पास एक्सेल शीट में ऑलरेडी मौजूद है, और उसके इस फाइल के थ्रू फिर हम अपने एक्चुअल फंक्शनैलिटी पे जाएंगे। तो इसमें फंक्शनैलिटीज, अच्छा इसमें पूरे ना हमारे पास फंक्शनैलिटीज भी मौजूद है। और राइट कोड टू रीड डेटा। अच्छा, फिर ये वही अपाचे पीओआई वाली बात है कि हम लोग यूके टेस्ट एनजी में डेटा रीड नहीं कर सकते, तो हमने अपाचे पीओआई की लाइब्रेरी वगैरह सेटअप करवा दी ताकि हम एक्सेल शीट का डेटा रीड कर लें। सिंपल है स्टार्ट। और और फिर इसको सिंपली इसको एग्जीक्यूट करना है। उसकी भी अलग से फाइल बनाई क्योंकि उसमें एग्जीक्यूशन का भी मसला होता है। अच्छा, अगर हम बेसिक सा डिफरेंस देख लें दोनों के दरमियान, एक तो ये है कि कीवर्ड ड्रिवन फ्रेग में कि मेंटेन करना इजी है, क्योंकि हर चीज, हर स्पेसिफिक चीजों का ना एब्स्ट्रैक्शन लेयर मौजूद है। कि अगर फंक्शनैलिटी चेंज करनी है, अगर कीवर्ड चेंज करना है, अगर कीवर्ड की डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, अगर ये चेंज करना है कि फंक्शंस कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज की अलग अलग फाइल मौजूद है। सही है। तो इसमें डिबगिंग करना बहुत आसान हो गई। लेकिन अगर हम डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क पे देखें तो दो चीज़ है हमारे पास, एक टेस्ट स्क्रिप्ट और टेस्ट डेटा। तो इसमें अगर एक तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन नहीं रह रही, और थोड़ा सा हार्डर भी है एज कम्पेयर टू कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी अलग अलग फाइल्स है, उसमें सिर्फ दो ही फाइल है हमारे पास। कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क में ये एक प्रॉब्लम है कि हमें प्लानिंग बहुत एक्सटेंसिव करनी होती है। कीवर्ड्स क्या होंगे, स्टेप्स क्या होंगे, चलेगा कैसे, कैसे क्या होगा, हर चीज को पहले डिफाइन करना होगा, एक्सेल फाइल में डालना होगा, एक्सेल फाइल को लिंक करना होगा अब उसके एक्चुअल फंक्शनैलिटी से। बहुत सारे स्टेप्स हैं। डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क में ऐसा कोई भी नहीं है, बस एक टेस्ट स्क्रिप्ट होगा, एक टेस्ट डेटा होगा, डेटा डालना है, इनपुट करना है, दैट्स इट। सिंपल एज दैट। अच्छा, और इट इज पॉसिबल टू राइट टेस्ट स्क्रिप्ट्स इवन बिफोर द प्रोडक्ट इज, अच्छा ये वाली पॉइंट मैंने पहले भी रेस करी थी कि कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क में हमारे पास ये जरूरत नहीं है कि हमारे पास जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो डेवलप हो गई है पूरी, हम इसके साथ साथ पैरेलल में टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, क्योंकि हमें स्टेप्स तो इनिशियली पता चल जाते हैं रिक्वायरमेंट फेज में। सही है। एंड डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क में अगर हम बात करें तो सारा जब टेस्ट केस सारा जब
प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है उसके बाद फिर हम टेस्ट केसेस में डेवलप कर सकते हैं। तो बस यही मेरे टॉपिक्स थे ओवरऑल। के बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन फिर मानूल बताएंगे आप लोग को। ओवर टू यू मानूल। ओके मैम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आपने ये इस टाइम तो जावा में बताया बताया है कि हम्म। ऑटोमेशन टेस्टिंग, और जो आप पैरामीटर्स वाला बता रही थी वो पाइथन में था। तो जब हम दोनों लैंग्वेज यूज़ कैसे कर सकते हैं? हम तो एक ही यूज़ करेंगे ना ऑटोमेशन के लिए। जी नहीं, वो सर। डिफरेंट ना पेजेस में डिफरेंट एप्लिक वो लैंग्वेजेस का बता। एग्जाम्पल डिफरेंट थी वो, वैसे हाँ। ही मैम एग्जाम्पल दे रही थी। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आपने उसको जावा में करना है या पाइथन में करना है, तो जिस तरह से हम्म। आपको इजी हो। अच्छा, मतलब हम दोनों लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। जी सर। चलो, थैंक यू। मैम मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी। अच्छा। तो जिस तरह अभी मैम ने हमें ना कुछ टेक्निक्स हमारे साथ शेयर की थी, और उसके अलावा हमारे पास ना सेलेनियम में एक और चीज आती है, वो आती है रिग्रेशन टेस्टिंग। अब रिग्रेशन टेस्टिंग हमारे पास कैसे वर्क करती है? रिग्रेशन टेस्टिंग ना इस तरह से है हमारे पास, लाइक जिस तरह से ना अभी ये हमारे पास एक आप कह लें एक वेबसाइट होती है हमारे पास। अब ना हमने उस पर देखना है, एक यूजर है वो एक वेबसाइट को यूज करता है और वो देखता है कि ये ना वर्क कर रही है। अब जिस तरह से डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल आती है इसकी, कि ना हमारे पास इजी पैसा की ऐप होती है, दराज की होती है, और बैंक की ऐप होती है। आप ना इसको यूज करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं आपके पास एक एरर मैसेज आ जाता है कि अभी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मतलब आप कुछ देर बाद ट्राई करें। तो इस तरह से ना रिग्रेशन टेस्टिंग हमारे पास वर्क करता है कि इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करनी हो, और जो इसका प्रोसेस होता है ना जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा नया कोड या इसमें जो भी कोई चेंजिंग्स वगैरह आ रही हैं या इसकी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है वो ब्रेक ना हो जाए। जब भी कोई सॉफ्टवेयर में नया फीचर ऐड किया जाता है या बग को फिक्स किया जाता है या उसकी इम्प्रूवमेंट कोई भी किसी किस्म की जाती है, तो रिग्रेशन टेस्टिंग हमारे जो इस तरह से यूजफुल है कि वो देखता है कि जो हमारे पहले की फंक्शनैलिटीज है ना वो सही से वर्क कर रही हैं, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। अब जैसे फर्ज करें कि मैं ना एक इजी पैसा की ऐप को यूज कर रही हूँ। अब ना मैंने एक ट्रांजैक्शन करनी है अपने पास, जिस तरह से ये मेरे पास एक ऐप है, मैंने ना एक ट्रांजैक्शन करनी है। लेकिन अभी के लिए ना जो उस एप्लीकेशन में ना कोई बैकएंड से कोई इशू आ रहा है, मेरे पास एक जो है ना पॉपअप मैसेज आता है कि जी आप अभी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो मुझे ना ये वाला इशू है ना, ये मुझे काफी टाइम फेस करना पड़ा है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इनकी साइट पर जाती हूँ और यहाँ जाके ना ये इशू जो है ना मैं अपना रिपोर्ट कर देती हूँ कि मुझे ना ये इशू आ रहा है, आप लोग ना मतलब कि इसको बेटर करें अपना। अब जो वो यहाँ पे जो टेस्टर्स होंगे ना वो क्या करेंगे, वो बाकी जो भी चीजें इसके अंदर परफॉर्म हो रही है ना, मतलब हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल्स या जो भी, वो उसको नहीं देखेंगे। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को उठाएंगे जहाँ ट्रांजैक्शन में इशू आ रहा है, वो उसके ऊपर वर्क करेंगे। और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया पे वर्किंग करने के लिए ना हमें जो रिग्रेशन टेस्टिंग है ना वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। वो इंश्योर करता है कि जिस तरह हमने अभी कोई ऐप बना दी, एक यूजर हमारा ऐप को यूज कर रहा है, उसके अंदर जो भी चेंजिंग्स है ना, चाहे वो ब्राउजिंग में है, उसकी फंक्शनैलिटी में है या उसकी प्रोसेसिंग में है, वो इंश्योर करेगा कि इन सब में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही। अब जैसे फर्ज करें मैंने उसमें कोई अपडेट करनी है, अब जिस तरह एक ये मेरे पास ना, जैसे फर्ज करें कि एक दराज की ऐप है मेरे पास, अब मैंने इसमें अपनी एक आइटम ऐड करती हूँ इसके अंदर, और ना अब मेरी एक आइटम तो ऐड हो गई है, लेकिन जो मेरी ये वाली आइटम है ना ये मेरी किसी वजह से ना ऐड नहीं हो रही। एड्रेस सब कुछ ऐड हो रहा है, सिर्फ ये एक
जो चीज है ना मेरी, ये इसका फंक्शन जो है ना सही परफॉर्म नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगी, मैं इनके हेल्पलाइन पे जाऊंगी, ये इशू रिपोर्ट करूंगी, तो इनका जो टेस्ट है वो स्पेसिफिकली इस एरिया को जो है ना टेस्ट करेगा और इस पे परफॉर्म करेगा और इसको अपडेट करेगा। और जो रिग्रेशन टेस्टिंग है वो इसमें हेल्पफुल होगी कि जो बाकी सारे हैं वो उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुई। फर्ज करें जिस तरह अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम ना एक कोड लिखते हैं। अब जब हम कोड लिखते हैं ना तो उसमें होता यह है कि कोड लिखने की वजह से ना कभी हमारे, अब जैसे फर्ज करें ये मेरे पास ना एक कोड की एग्जांपल है, तो ये स्क्रीन आपको शेयर हो रही है मेरी कोडिंग वाली? नहीं मैम, कोडिंग वाली तो नहीं, एक्सेल ड्रैश हो रहा। ओ ओके, एक मिनट में ना ये भी शेयर करती हूँ आपके साथ। हम्म, हम्म। सर आप बताइएगा, आप शो रही है आपको? जी मैम, और ये सब। ओके थैंक यू। जिस तरह ना अभी जैसे ये है ना, मैंने अब वो बैकएंड में क्या करेगा, ये मेरे पास सिर्फ ट्रांजैक्शन किया है, वो आएगा इधर कुछ भी जिस तरह उसने अपडेट करना है, जैसे ट्रांजैक्शन का करना है तो वो यहाँ पे लिखेगा ट्रांजैक्शन। तो अब जब वो इसको रन करेगा ना, वो देखेगा कि मैंने जो ये न्यू कोड अपडेट किया है इसकी वजह से मेरे ये बाकी कोड पे तो इफेक्ट नहीं हो रहा, या इस पे तो कोई इशू नहीं आ रहा। तो वो ना ये रिग्रेशन टेस्टिंग हमारी ना इस चीज में जो है ना यूज होती है। तो ये समझ आ गया यहाँ तक आपको रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब किस तरह से वर्क करती है हमारे पास? अगर इसमें किसी को कोई इशू है ना आप मुझसे पूछ लो, मैं फिर दोबारा से बता दूंगी। हाँ, और मैम एक बार और रिपीट तो कर देंगे, थोड़ा कंफ्यूज। जी जी सर मैं करती हूँ। अच्छा, ये ना अब हमारे पास है ये रिग्रेशन टेस्टिंग। अब जिस तरह हमने बताया ना कि रिग्रेशन टेस्टिंग हमारे पास ना एक प्रोसेस होता है, किस तरह से कि ये दोबारा से रीरन करता है और टेस्ट करता है हमारी पहली वाली साइट को, और देखता है कि मतलब कि ना जो उसमें चेंजिंग वगैरह करनी है वो ठीक है, मतलब उसकी वजह से हमारा बाकी कोड तो नहीं अफेक्ट हो रहा, या हम कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी बाकी चीजें तो नहीं अफेक्ट हो रही। ये इसको देख रहा है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया अभी, एक मिनट, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ना हमारे पास जैसे फर्ज करें कि एक ना ऐप है, जिस तरह इन्होंने इधर एग्जांपल दिया है कि एक मॉडर्न आपके पास एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर स्मॉल कोड आपने अपडेट करना होता है। तो आप देखेंगे कि मेरा सिर्फ वही कोड रन हो रहा है, उसकी वजह से मेरे किसी बाकी कोड या ऊपर वाली जितनी लाइंस मैंने लाइन ऑफ कोड लिखे हैं उसके ऊपर तो नहीं अफेक्ट आ रहा, या उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही, वो अपना जो वर्क है वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं। और जिसमें मैंने चेंजिंग करनी थी बस मेरा वही एरिया अपडेट हुआ है ना, बाकी तो नहीं हुआ। तो इस चीज में रिग्रेशन टेस्टिंग जो है ना हमें हेल्प करती है कि हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि हमारा सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया जिसपे हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, सिर्फ वही जो है हमारा ठीक से परफॉर्म हो रहा है ना, बाकी पे तो इसका इफेक्ट नहीं ना आ रहा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये रिग्रेशन टेस्टिंग वर्क करती है। अब जिस तरह उन्होंने बताया इधर ना एग्जांपल दी हुई है ई कॉमर्स की ऐप की, फर्ज करें कि आप उधर कोई प्रोडक्ट ब्राउज करते हैं और मतलब कि उस तरह ऐड टू कार्ट करते हैं, या जिस तरह भी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन जो है ना पुट करनी है, अगर आपकी एक भी इन्फॉर्मेशन मिस होती है आप वो रिपोर्ट करते हैं इशू, वो उस जो इशू को या उस बग को जो फिक्स करते हैं ना, तो वो किस तरह से करते हैं, वो एक रिग्रेशन टेस्टिंग के थ्रू आपका जो है ना वो फंक्शन परफॉर्म होता है। तो इस तरह से रिग्रेशन टेस्टिंग जो है ना वर्क करती है। सर अब आपको क्लियर है? जी मैम, क्लियर, थैंक यू। ओके। अच्छा, ये ना एक डिफरेंस भी आता है इसमें रीटेस्टिंग का और रिग्रेशन टेस्टिंग का। रीटेस्टिंग में ये होता है कि आपने उसको टेस्ट करना है अगेन, ठीक है, ये एक किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से होता है, ये किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे भी हो सकती है, और जो है ना एक पूरे मतलब ऑल ओवर पूरे एक कोड पे भी हो सकती है, पूरी एक एप्लीकेशन पे भी होती है, क्योंकि टेस्टर जो है ना वो एक दफा जब एक जो फंक्शन है ना वो स्पेसिफिक फंक्शन को जब अपडेट करता है ना, तो वो दोबारा से सारे जो है ना इसको रन करके देखता है सबको कि मेरा सारा फंक्शन जो है परफॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से कहीं कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा मेरे फंक्शन के ऊपर। इस तरह से रिग्रेशन टेस्टिंग जो है ना हमारे ऊपर इसके पास ना वर्क करती है। अब ना इसमें एक चीज होती है कि न्यू फीचर्स जब हम ऐड करते हैं ना, तो उसके कितने डेज के बाद हमें मतलब कि इसका कोई नीड पड़ती है या किस तरह से। अब देखें फर्ज करें कि हमने एक ना साइट बनाई है, अभी वो हमारी लॉन्च हो है साइट जो है ना एप्लीकेशन जो है, अब वो उसको 20 डेज हुए हैं, फर्ज करें कि उसमें कोई एरर कोई बग या कोई इशू आ रहा है तो वो रिपोर्ट करते हैं, तो हम उसको 40 डेज के बाद चेक करते हैं, फिर 60 डेज के बाद रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, हम उसको
सारा चेक करते हैं। तो इसमें ना हमें जो ऑटोमेशन टेस्टिंग है ना, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो होता है ना होता है, क्योंकि हम ऑटोमेशन टेस्टिंग से ये होता है, हमें ना फिर बार बार एक ही चीज जो है ना वो नहीं टेस्ट करनी पड़ती, वो ऑल ओवर फिर सारा हमारा ना उससे टाइम जो है ना कम कंज्यूम होता है। कुछ इसके ना बेनिफिट्स होते हैं कि ये मतलब किस तरह से यूज हो रहा है, लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि हाउ टू डू रिग्रेशन टेस्टिंग, हम किस तरह से उसको कर सकते हैं। तो पहले ना हमने देखना है कि हमने ना उसको डिटेक्ट करना है कि हमने ना उसके अंदर क्या चेंज करना है। फिर हमने प्रायोरिटाइज करनी है, मतलब कि फर्स्ट करें 1 2 और 3, ये 3 स्टेप हैं। अब ये तीनों पे ना हमने चेंजिंग करनी है, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे इश्यूज ज्यादा किस स्टेप पे रिपोर्ट हुए हैं। फर्स्ट करें कि हमारे सेकंड स्टेप पे रिपोर्ट हुए हैं, तो हम सबसे पहले उसको जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे ना, फिर हम उसको डिटरमाइन करेंगे, उसको रन करके फिर उसका जो है ना मतलब कि उसको इनिशियली और एंडिंग पॉइंट सारा अच्छे से उसका जो है ना टेस्ट करेंगे कि ये हमारा अब अच्छे से परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद जो है ना हम उसका एक स्केड्यूल बनाएंगे कि हमने पहले इसको टेस्ट करना है, इसको या फिर इसको टेस्ट करना है। इस तरह से करके ना, यानी 1 बाय 1 हम अपने ना सारे जो जितने पॉइंट अपडेट किए ना उन सबको टेस्ट कर लेंगे, और फिर मेजर करेंगे हमारी फंक्शनैलिटी के अब वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, अब तो नहीं उसमें कोई इश्यू आ रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, इसकी ना एक एग्जांपल थी हमारे पास, हम देख लेते हैं। इसकी एक एग्जांपल है। कल जो है ना हमारी ये आउटलाइन में एक टॉपिक था, ये वाला, कि हमने जो ये सेलेनियम वाला वर्क किया था ना, वेब ड्राइवर को यूज करते हुए और लोकेटिंग एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम पाइथन में इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 1 मिनट। हम्म, अच्छा, तो ये ना अब मैंने एक कोड लिखा है, ये सबको विजिबल है मेरी स्क्रीन? जी मैम, विजिबल। ओके। अच्छा। अच्छा, पहले ना सबसे पहले आपने जब भी हमने ये मेरे पास VS कोड है, इसको करने के लिए ना सबसे पहले जो है ना आपने सेलेनियम को इंस्टॉल करने कर लेना है। वो मतलब आपको पता ही होगा कि हमने पीपी सेलेनियम इंस्टॉल जिस तरह करके लिखते हैं ना वैसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ना हमारे पास एक वेबसाइट है सेलेनियम पाइथन के नाम से है, वहाँ हमने गेट स्टार्टेड पे जाएंगे ना तो ये हमें एक एग्जाम्पल दे देगा, हमारे पास आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल आ जाएगी। अब ये एग्जाम्पल हमारे पास किस तरह से वर्क करी है ना, सबसे पहले जो है ना वो ये इंपोर्ट करेगा हमारे पास, सेलेनियम को इंपोर्ट करेगा और उसके वेब ड्राइवर को इंपोर्ट करेगा उसकी फंक्शनैलिटी के लिए। फिर इस तरह से करके वो डिफरेंट वेब ड्राइवर्स को, उसकी कीज को, और कीज में ना हमने की एलिमेंट्स में कल देखा था कि ना वो किस तरह से की एलिमेंट्स को कॉल करता है। जिस तरह आपके पास जो है ना आपके कीबोर्ड पे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, अब उन डिफरेंट एलिमेंट्स में क्या आप करते हैं कि जिस तरह हमने ना एंटर का जो बटन है ना प्रेस करना है। जिस तरह आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ एक फॉर्म एंटर करते हैं, फॉर्म एंटर करने के बाद आप एंटर का बटन प्रेस करते हैं, और उसके बाद वो जो है ना नेक्स्ट पेज पे आपको मूव करवा देता है। तो उस फंक्शनैलिटी के लिए ना हम जो ये कीज एलिमेंट है ना जो ये इंपोर्ट करते हैं, और उसके लिए ये वर्क करता है। और बाय हम इसलिए यूज करते हैं, ये आगे हम इसकी फंक्शनैलिटी इधर देख रहे हैं कि बाय नेम उसको कॉल करना है या बाय आईडी उसको कॉल करना है, किस तरह से कॉल करना है, इसके लिए हम बाय को इंपोर्ट करते हैं। और कीज को हमने कि कौन सी की किस तरह से परफॉर्म करेगी उसको हमने किस तरह से करना है। और इंपोर्ट टाइम हम इसलिए यूज करते हैं कि जिस तरह हम अब इसको रन करेंगे वो कितना टाइम हमें एक वेबसाइट पे रोक के रखता है और हमें उसका जो है ना रिजल्ट शो करवाता है। अब ड्राइवर हमने जो है ना लिखा कि webdriver.com। अब हम ना कल वाले हमने सेशन में देखा था कि हम ना डिफरेंट वेब ड्राइवर्स यूज कर सकते हैं, उसमें क्रोम भी होता है, उसमें प्रॉक्सी भी होता है, उसमें एज भी होता है। ठीक है, आप ना कोई भी यूज कर सकते हैं। मुझे क्रोम जो है मैं इसके साथ फिजिबल थी, मैंने ये यूज कर लिया। अब मैंने ना एक साइट ले ली, मैंने पाइथन की ना साइट का लिंक ले लिया अपने पास कि मैं ना उसी पर सर्च करूंगी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक अजर्ट का फंक्शन लगा दिया कि अगर मैं पाइथन का जो वर्ड है वो वहां पे सर्च करती हूँ टाइटल में, तो वो मुझे पाइथन जितना भी मतलब पूरी वेबसाइट में पाइथन वर्ड आ रहा है ना वो आउटपुट में शो करवा देगा। और अगर वो नहीं करवाता तो मेरे पास ना असर्शन आ जाएगा कि ये जी आपका एरर आ गया है, अब मतलब कि या ये जो है ना नोट फाउंड है। अब मैंने एलएम जो ये यूज किया ना, ये जो मैंने आपको बताया ना कि की एलिमेंट हमने यूज करना है, ये एंटर और ये जो है ना
ये सारे हमारे ना की एलिमेंट होते हैं। एंटर हो गया, टैब हो गया, या जो कैप्स लॉक या कुछ भी मतलब हम कीबोर्ड में से यूज करते हैं, ये उसके लिए यूज करते हैं। तो अब फर्ज करें कि मैंने एक ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर दिया कि मैंने ना अपना एक एलिमेंट फाइंड करना है बाय नेम क्यू, जो कि क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, एलिमेंट डॉट क्लियर फंक्शन में यूज किया ताकि मुझे क्लियरली वो शो हो जाए। और मैंने एक पाइथन जो है ना अपना वर्ड उसके अंदर सर्च किया और उसको सेंड कर दिया की को बाय प्रेसिंग एंटर बटन। और वो मुझे क्या करेगा, वो उसके मुझे आउटपुट शो करवा देगा रिटर्न में। ठीक है, अगर तो वो मुझे, मैंने जिस तरह से पहले उसका जिक्र किया, अगर वो मेरे पास होगा तो वो मुझे शो करवा देगा, वरना वो इंजर्शन असर्शन शो करवाएगा कि आपके पास एरर है। और टाइम डॉट स्लीप मैंने 5 सेकंड का लगा दिया कि एटलीस्ट मैं 5 सेकंड तो उस वेबसाइट पे जो है स्टे करूं, ताकि मैं ये इजीली अपना जो है ना फाइंडिंग वेरिएबल देख सकूं। और ड्राइवर डॉट क्लोज फंक्शन मैंने यूज कर दिया कि जब मेरा ये सारा प्रोसीजर जो है ना ये परफॉर्म हो जाएगा, तो एंड में वो इधर से जो है ना टर्मिनेट हो जाएगा मेरा प्रोग्राम, बस इतना जो है ना ये चलेगा। अभी हम ना इसको रन करके देख लेते हैं कि ये मैं आपको दिखाती हूँ अगर यहाँ पे हो गया तो। ये थोड़ा टाइम लेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको रन करके देखा था और ना मेरे पास शो हुआ था, ये देखें। जिस तरह अभी ये ना मुझे उसी पाइथन की वेबसाइट पे ले गया। अब इधर सर्चिंग में मैंने पाइकॉन वो अपने लिखा ना पेज पे, तो ये जिधर जिधर भी पाइकॉन का आ रहा था ना उसने मुझे शो करवा दिया। और अब ये खत्म क्यों हुआ है, क्योंकि ना मैंने इधर 5 सेकंड का टाइम लगाया था, अभी मैं इधर लगा दूं ना 8 सेकंड का टाइम। ठीक है, और दोबारा से मैं इसको रन कर दूं तो ये ज्यादा टाइम के लिए हमारे पास जो है ना स्टे करेगा। अभी ये रन हो रहा है इधर हमारे पास। तो ये जो है ना मैंने सेलेनियम को यूज किया है वेब ड्राइवर, और सेलेनियम को यूज करते हुए मैंने ना पाइथन का एक छोटा सा कोड जो है ना रन किया है, ताकि हम अपनी जो वेबसाइट है उसकी फंक्शनैलिटी, यानी जो हम अपना डाटा स्क्रैप कर सकें इजीली इसके थ्रू। अभी मेरी तरफ ना इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो जो है ना रन कर रहा है। अभी ये मतलब रनिंग प्रोसेस में है। अभी मैंने 8 पे किया ना, तो अभी जिस तरह ये फौरन हमारे पास शो होके फौरन एक वेबसाइट खत्म हो गई थी ना, इस तरह ये जितना भी आप टाइम इधर मेंशन करवाएंगे ना 8 10 15, उतना टाइम आपके पास स्टे करेगा और आप अपनी वेबसाइट पे जो है ना डाटा स्क्रैप इजीली कर सकेंगे और देख सकेंगे कि आपका जो फाइंडिंग कीवर्ड है ना वो किधर किधर है वेबसाइट में। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो या कोई क्वेरी तो आप पूछ लो मेरे से। अच्छा मैम, ये प्रोजेक्ट आपने मतलब वैसे तो पाइथन पे बनाया है, लेकिन ये जो इंक्लूड लाइब्रेरी स्क्रिप्ट ये कहाँ से उठाया पैकेज? इंक्लूड लाइब्रेरी स्क्रिप्ट, अच्छा मतलब ये जो हाँ। पैकेज अच्छा फोल्डर ये, था जी ये जी जी, ये ना ये- मैं आपको बताती हूँ, ये इसकी बात कर रहे हैं ना आप, ये जो साइट पे है। जी 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 जी। अच्छा जी सर, ये मैं आपको बताती हूँ। ये ना हमने ना इन्वायरमेंट सेट किया था, ये आपके पास इधर शो होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास आएगा क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो मैंने ये जो वी है ना, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो इस पे क्लिक करने के बाद जो है ना आप मतलब वो आपको पाइथन का एक्सटेंशन देगा 3.12, आप उस पे क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्रिएट हो जाएगा, इंक्लूड और स्क्रिप्ट ये सब कुछ। अब ठीक है, समझ आ गया आपको? हाँ ठीक है मैम। जी। लेकिन ये वी एन यू मतलब हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो नहीं करना पड़ेगा, जिस नहीं नहीं तरह से नहीं, पाइथन ये सर डेटा स्पेस के लिए नहीं एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं ना। नहीं, मैंने हम्म। कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया, मैंने सीधा वीएस में आया। मैंने अपना सिर्फ वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है ना वो सेपरेट किया, क्योंकि मेरा पहले दूसरा था। अब मैं इधर आई हूँ, इधर मैंने आपके आपके ऊपर है आपने कौन सा मतलब इन्वायरमेंट सेट करना है। या अब मैं जैसे जुपिटर का अगर मैं वर्क कर रही होती ना तो मैंने अपने लिए जुपिटर का जो पाथ है ना वो सिलेक्ट करना था। लेकिन अभी मैं पाइथन पे कर रही हूँ तो मैंने वो आके वहां से एंटर करके यहाँ पाइथन पे जो है ना एंटर कर दिया, तो वो मेरे पास शो हो गया। ठीक है अब। ठीक है मैम, थैंक यू। जी। अभी ये मेरे पास पता नहीं कोई इश्यू आ रहा है, ये देखें। अब ये ओपन हो गया ना, अभी मतलब ये अब टाइम नोट कर लेंगे 8 सेकंड के लिए मेरे पास स्टे करेगा जो भी मैंने सर्च किया ना इधर वर्ड मेरे पास ये जो है। अब ये देखें थोड़ी देर के लिए मुझे शो हो रहा है ना। अब ये आपके टाइम पे है कि आपने जितना टाइम लगाया होगा ना उतना टाइम के लिए आपको शो होगा। यहाँ तक किसी को ना समझ आई हो तो पूछ ले।
बाकी इंशाल्लाह मंडे को सर जो है ना हमें इसका मजीद जो है ना एक्सप्लेन करेंगे सेलेनियम का, और ऑटोमेटेड टेस्टिंग वगैरह हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारा प्रैक्टिकली वर्क होगा सारा। ठीक है, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।